जब शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों से सवाल पूछे थे तब उन्हें देशद्रोही कहा गया था, लेकिन इतिहास ने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया। अब 95 साल बाद बिहार में एक और नाम चर्चा में है, भरत भूषण तिवारी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अंग्रेज नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक सरकार है, संविधान है, पुलिस है, अदालतें हैं और सवाल वही पुराना है, क्या सत्ता से सवाल पूछना खतरनाक होता जा रहा है? दूसरे के हित की बात करने वालों को, गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाले मसीहा जिसका आज तक एक भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, उसे निहत्था पुलिसकर्मियों ने छल से मार दिया। क्या आरा पुलिस ने अपनी भड़ास निकालने के लिए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया? क्योंकि जब भरत तिवारी बंदूक ताने खड़ा रहा तो पुलिस सिर झुकाए रही। वीडियो वायरल हुई और फिर दावा किया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने जब सरेंडर कर दिया तब पुलिस ने 3 गोलियां मारी। एनकाउंटर पर सवाल उठा तो पुलिस ने अपनी साख बचाने के लिए शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें क्रांतिकारी कह रहे हैं, कुछ उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें मानसिक रूप से परेशान एक युवक कह रहे हैं। लेकिन इन तमाम पहचान के बीच एक बात सबसे ज्यादा डराती है। अगर कोई व्यक्ति गांव के लोगों के लिए आवाज उठाए, नेताओं से जवाब मांगे, कैमरे पर लाइव आकर अपनी बात रखे और कुछ घंटों बाद उसकी मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हो जाए, तो सवाल सिर्फ एक इंसान की मौत का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे लोकतंत्र पर खड़ा हो जाता है। और इसी वजह से बिहार का ये मामला अब सिर्फ बिहार का नहीं रह गया, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में एक राजनीतिक मॉडल की चर्चा हुई, यूपी का एनकाउंटर मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था की छवि को कई राजनीतिक दल अपने राज्यों में दोहराना चाह रहे हैं, लेकिन भोजपुर में भरत तिवारी की मौत के बाद जनाक्रोश से विपक्ष तक और तमाम लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सरेंडर करने के बाद युवक को गोली क्यों मारी गई? एक मानसिक विक्षिप्त का एनकाउंटर क्यों किया गया? बिना किसी जांच पड़ताल के एनकाउंटर का अधिकार आखिर दिया किसने? क्या कानून व्यवस्था मजबूत दिखाने की होड़ में कहीं संवाद, संवेदनशीलता और संविधान पीछे छूट रहे हैं? अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर भरत तिवारी थे कौन? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें सामने आई है, एक तस्वीर में वो हाथ में पिस्तौल लिए दिखाई देते हैं और दूसरी तस्वीर में गांव के लोगों की हक की बात करते नजर आते हैं। सच शायद इन दोनों तस्वीरों के बीच कहीं छुपा हुआ है और इसी सच तक पहुंचना बहुत जरूरी है। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बिलौती गांव के रहने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पिछले कुछ वर्षों से बाढ़ और कटाव से प्रभावित जवनिया गांव के लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठा रहे थे। उनका कहना था कि जिन परिवार का सब कुछ बर्बाद हो गया, उनके लिए जो जमीन तय की गई है वो खुद रहने लायक नहीं है। लगातार मांग कर रहे थे कि जमीन को पहले समतल किया जाए, मिट्टी डाली जाए और उसके बाद लोगों को वहां बसाया जाए। धीरे धीरे उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया। वो वीडियो बनाने लगे, अधिकारियों को टैग करने लगे, नेताओं को खुली चुनौती देने लगे और गांव के लोगों की समस्याओं को इंटरनेट तक पहुंचाने लगे। उनकी वीडियो में एक मांग बार बार सुनाई देती है कि नेता सिर्फ चुनाव के समय वादे ना करें, बल्कि उन्हें पूरा भी करें। कई वीडियो में वो कहते दिखाई देते हैं कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान भरत तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने इच्छा जताई थी कि कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के लिए उनके शरीर का उपयोग किया जाए। इसके बाद यदि वैक्सीन का परीक्षण उनके शरीर पर सफल हो तो उसी सुरक्षित वैक्सीन का इस्तेमाल देशवासियों की भलाई के लिए किया जा सके। यहीं से उनकी कहानी एक स्थानीय सामाजिक मुद्दे से निकलकर राज्य स्तरीय विवाद में बदलने लगी। लेकिन 16 जून को एक ऐसा वीडियो सामने आया कि पूरे बिहार में हलचल मच गई। वीडियो में भरत तिवारी एक पुलिस अधिकारी के सामने पिस्तौल ताने हुए दिखाई दिए। आप खुद ये वीडियो देखिए। आप लोग मेरे घर में हैं, आप लोग ले जाइएगा अपने घर में। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 मिनट तक ये स्थिति बनी रही और पुलिस उन्हें काबू नहीं कर पाई। बाद में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन इतनी पुलिस मिलकर भी एक अकेले लड़के को क्यों नहीं संभाल पाई? अगर पुलिस के पास 20 मिनट थे, अगर पूरी टीम मौजूद थी, अगर इलाके को घेरा जा सकता था, तो उस समय प्रशिक्षित वार्ताकार क्यों नहीं बुलाए गए? क्यों नहीं किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद ली गई? क्यों उससे कुछ घंटे पहले खुद पुलिस ने कहा था कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उन्हें सुरक्षित हिरासत में लेकर इलाज कराने की कोशिश की जा रही है? अगर कोई व्यक्ति मानसिक संकट से गुजर रहा है तो उसका समाधान एनकाउंटर या सिर्फ पुलिस ऑपरेशन कैसे हो सकता है?
क्या हमारे सिस्टम में न्याय या संवाद की जगह धीरे धीरे सिर्फ मनमानी ताकत बची है? भरत तिवारी लगातार फेसबुक लाइव करते थे। इन वीडियो में वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके मोबाइल फोन में कुछ ऐसे सबूत है जिसको बचा कर रखना जरूरी है। अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो उन सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। उनके फोन को उनके माता पिता के अलावा किसी के हाथ ना लगने दिया जाए। वो समाज से अपील कर रहे थे कि उनकी आवाज को दबने ना दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक लाइव वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए तो वो हथियार छोड़ने को तैयार हैं। वीडियो में भरत भूषण तिवारी कहते सुनाई देते हैं कि उनकी मौत के बाद उनके शरीर को सबसे पहले भारतीय सेना को दान किया जाए। यदि ऐसा संभव ना हो तो गरीब और असहाय लोगों के हित में उनके शरीर का उपयोग किया जाए। तो आखिर उनके फोन में ऐसा कौन सा सबूत है जिसको लेकर वो चिंतित थे? अब जरा सोचिए। एक इंसान इंटरनेट पर लाइव है, पूरा देश उसे देख सकता है, पुलिस उसे देख सकती है, प्रशासन उसे देख सकता है, मीडिया उसे देख सकती है। फिर भी बातचीत के सारे रास्ते आखिर खत्म कैसे हो गए? या फिर पुलिस ने अपनी कोई पुरानी रंजिश का बदला निकाला है? 17 जून की सुबह भोजपुर पुलिस और एसटीएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली लगी। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। एनकाउंटर में सामने आ रहे विरोधाभास और चश्मदीदों के दावों के अनुसार मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सरेंडर के बाद 3 गोलियां मारे जाने की बात कही, जबकि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां लगने की पुष्टि हुई। लेकिन लाइव वीडियो में कैद हुआ सच तो कुछ और ही कहता है, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे भरत तिवारी ने खुद आत्मसमर्पण किया और पिस्तौल पुलिस के हवाले कर दी। इसके बाद में पुलिस ने आखिर गोली क्यों चलाई और एनकाउंटर क्यों किया? इस पूरे मामले में न्यायिक जांच बिठाई गई है। इस घटना के बाद से उनके गांव और आसपास के इलाके में भोजपुर पुलिस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन आखिर युवक भरत तिवारी किस बात से नाराज थे? भरत को सिस्टम की किस बात से नाराजगी थी? क्या उन्होंने नाराजगी में कोई निजी कारण बताए थे? अगर नहीं तो गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें गोली क्यों मारी गई? भरत तिवारी के इस फर्जी एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर पॉलिसीज पर अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर आत्मसमर्पण के बाद भी ये गोली क्यों मारी गई? तो एनकाउंटर से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एडवोकेट कोमल पुष्पा जी। आइए जानते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा है। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कानून की नज़र में किसी भी एनकाउंटर की प्रक्रिया जो है, लीगल प्रोसेस जो है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में 2014 का ये केस है, उसमें एनकाउंटर की पूरी एक ब्रीफ दी गई थी। तो सबसे पहले अगर कोई भी एनकाउंटर डिटेल आती है, सबसे पहले उसमें FIR की जाती है, NCRC ह्यूमन राइट कमीशन को इन्फॉर्म किया जाता है और प्रॉपर तरीके की उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और जैसे ही हमें एनकाउंटर की खबर आती है या एनकाउंटर के बारे में हमें कुछ भी अपडेट होता है, सबसे पहले उसकी FIR होनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्या ये सही है कि अगर किसी आदमी ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है पुलिस को, तो उसके बाद पुलिस एनकाउंटर कर सकती है? नहीं, ये आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एबॉलिश है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, एनकाउंटर नहीं कर सकती है। तो अगर जैसे इस मामले में देखा जा रहा है कि वीडियो जो आई है सामने, लाइव वीडियो है भरत तिवारी की, तो उसमें उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया है। जो गोली है, बंदूक, पिस्तल है जो उनके हाथ में, वो देखी जा रही है, उन्होंने पुलिस वालों को सौंप दी है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनको गोली मारी या एनकाउंटर किया। तो कहीं ना कहीं से पुलिस जो है इस मामले में अपराधी देखी जा रही है कि उन्होंने गलत किया। तो क्या क्या ऐसा कौन सी धाराएं उन पे लग सकती हैं, जो उन पे क्या कानूनी प्रक्रिया जो है वो हो सकती है? अभी अगर इस केस की हम बात करें तो BNS के अंडर इसका ट्रायल चलेगा और तुरंत FIR होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर जैसे कि मैंने इस केस के बारे में कुछ अपडेट पढ़ा, उन लोगों ने बोला है कि हमने सेल्फ डिफेंस में उनको एनकाउंटर किया है, तो प्रॉपर डिटेल्स हमें निकालनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने किसको हार्म किया, क्या किया, सब चीज़ें। और अभी एज़ पर लेटेस्ट न्यूज़ उसमें SHO को भी सस्पेंड किया गया है, 3 और पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। तो देयर इज़ समथिंग कि वहाँ कुछ गलत, कुछ तो मिसचीव हुआ था। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में बाहर आनी चाहिए एंड आई विश कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। बिहार में पुलिस अब तक पैर में गोली मार रही थी, लेकिन यहाँ 4 गोलियां मारी गई हैं भरत तिवारी पर। इससे पहले कोई क्रिमिनल केस भी नहीं था। आखिर सरेंडर के बाद भी भरत तिवारी पुलिस को खतरनाक क्यों लग रहे थे?
भरत तिवारी की मां ने भी यही कहा कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं होगी वो अपने बेटे का श्राद्ध नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए। आरा बक्सर हाईवे जाम हो गए। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और कार्रवाई की मांग की। इस मामले में भरत के पिता, भाई और गांव के मुखिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, जिससे विवाद और बढ़ गया। मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि मेरा बेटा बिल्कुल सही था, वो समाज के लिए लड़ रहा था, उसने कोई अपराध नहीं किया, ना ही उस पर कोई चार्जशीट या एफआईआर थी। पिता ने सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। भरत ने पिस्तौल पुलिस कर्मियों के सामने फेंक दी थी और सरेंडर भी कर दिया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ये बात बताते हुए मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी की आंखें भर आई, क्योंकि उनके बेटे को पुलिस ने पहले मानसिक विक्षिप्त बताया और फिर गोली मार दी। भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष एक जनहित याचिका दायर कर इस कथित मुठभेड़ पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई। इस घटना ने बिहार की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। चौतरफा दबाव के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज से इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए। ऐसे में हम सरकार से कुछ सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। पहला सवाल, अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे तो डॉक्टर क्यों नहीं बुलाए? दूसरा सवाल, अगर वो लाइव कैमरे पे मौजूद थे तो बातचीत क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल, अगर वो आत्मसमर्पण कर चुके थे जैसा परिवार दावा करता है, जैसा वीडियो में दिखाई देता है, तो एनकाउंटर क्यों किया गया? चौथा सवाल, अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो न्यायिक जांच की जरूरत क्यों पड़ी? और पांचवा सवाल, क्या आज भारत में जनता की आवाज उठाना खतरनाक होता जा रहा है? क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत पुलिस नहीं होती, जनता होती है। और जिस दिन जनता सवाल पूछने से डरने लगे उस दिन खतरा सरकार के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए होता है। आज भरत तिवारी का मामला सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस भरोसे की परीक्षा है जो नागरिक और राज्य के बीच होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज बिहार नहीं, पूरा देश एक ही जवाब मांग रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता आखिर किसे पुकारेगी? इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो।